नमस्कारः। एक बार फिर से आप सभी का संस्कृतम भव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कल की कक्षा में हमने देखा कि हम यण संधि का जो नियम है, सूत्र है, उसको किस प्रकार पढ़ सकते हैं, किस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कल की कक्षा में हमने ये देखा। मैं थोड़ा सा आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि कल का जो वीडियो है प्रातः 9 बजे की बजाय शाम को 9 बजे डिस्प्ले हुआ आपके सामने। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। खैर, आइए हम वापस से अपनी क्लास में आते हैं और आज की कक्षा में हम उदाहरण के माध्यम से उस यण संधि को जो हमने कल नियमों के रूप में पढ़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं गायत्री मंत्र के साथ, तो उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अस्तु, सरस्वती नमः। देखिए विद्यार्थियों, कल जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि इक के स्थान पर यण होता है, अच प्रत्याहार के वर्ण पर में रहने पर, उत्तर पद में रहने पर। तो आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए उदाहरण आपके सामने है, सुधी धन उपास्यः। सबसे पहले आपको जब भी आप उदाहरण को सॉल्व करना सीखे या उसको उस संधि को सॉल्व करना सीखे तो सभी वर्णों को आप डिस्क्राइब कर लें, अलग अलग कर लें, विच्छेद कर लें। वर्णों का सबसे पहले क्या कर लें, विच्छेद कर लें। ठीक है। अब उसके बाद में हम जिस संधि की बात कर रहे हैं, हम यण संधि की बात कर रहे हैं, तो वहाँ इक आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इक वर्ण की खोज करेंगे। क्या करेंगे, इक वर्ण की खोज करेंगे। तो देखिए इक वर्ण कौन कौन से हैं अपने पास में, ई, उ, री और री। एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे कि ये जो वर्ण है कौन से, ई, उ, री, ठीक है ना, ये दीर्घ भी होते होंगे। जी हाँ, दीर्घ भी होते हैं। तो यहाँ पर दीर्घ भी हमको इस्तेमाल करना है, यानी उनको भी हमें समझ कर लेना है कि यहाँ पर वो है, ठीक है ना। री का दीर्घ नहीं होता है, तो दीर्घ और ह्रस्व दोनों ही हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है। तो इक की खोज करनी है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए इक की खोज करने बैठते हैं तो देखिए एक तो ये निकल के आता है उ, एक ई निकल के आता है, एक उ निकल के आता है, एक आ और एक सॉरी ये आ नहीं है, यहाँ पे ये स्वर में है। ठीक है। तो अपने पास में कितने वर्ण निकल के आए, 1, 2 और 3 वर्ण आपके पास में इक के निकल के आए। अब हमारी जो इक वर्ण है वो कहाँ होना चाहिए था। कल हमने बात की थी कि स्थानीय जो होता है षष्ठी में होता है, तो इक षष्ठी में था और वह पूर्व पद में होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए पूर्व पद कौन सा है, ये वाला है। ठीक है। तो इधर का तो हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे, अब इक के रूप में ना लेकर के इधर इक के रूप में लेंगे। तो 2 वर्ण हैं। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में से किस वर्ण के स्थान पर हमें यण आदेश करना है। तो कल भी हमने देखा था जो सामीप्य हो, जिनमें संहिता का विषय हो। तो देखिए क्या इसमें और इसमें सामीप्य है, नहीं, क्योंकि 2 वर्ण बीच में है। इसमें और इसमें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो चलो हमारा ये पहला प्रश्न था कि एक वर्ण की खोज हमें करनी है, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वो हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया, हमने अलग से लिख लिया है। ठीक है। शर्त की स्थिति, दूसरी बात क्या है, शर्त की स्थिति। क्या शर्त थी हमारे पास में, शर्त थी कि अच, ठीक है ना, अच क्या था, प्रत्याहार था, स्वर वर्ण थे, कहाँ होने चाहिए, पर में। अच पर में हो, ठीक है ना, बाद में हो, उत्तर पद में हो, और क्या हो, संहिता का विषय हो।
ठीक है। संहिता का विषय अभी हमने क्लियर कर लिया है कि ई और ऊ के बीच कोई वर्ण नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये सामीप्य है। तो संहिता का विषय तो क्लियर है हमारा। अब बात करते हैं अच पर में हो। अच, तो देखिए यहाँ पर अच में ऊ, ये भी अच है, आ और अ, ये 3 अच है। तो संधि किस में होगी? क्या इनमें और इसमें होगी? क्या इसमें और इसमें होगी? नहीं, हमेशा सामीप्य जो होगा उसी में संधि होगी, यानी बिना व्यवधान वाले वर्णों में ही होगी। तो जाहिर सी बात है इन दोनों में ही संधि होगी, ठीक है। तो सामीप्य का विषय भी यानी संहिता का विषय भी क्लियर हो गया और अच भी पर में है, ठीक है ना। अब एक सवाल और आ रहा है, आपको आना चाहिए कि अच जो है, ठीक है ना, वो समान हो या असमान हो, समान हो या असमान हो। तो ध्यान रखिए सूत्र में ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि समान हो या असमान हो। तो फिर हम कौन सा लें? तो देखिए यहां पर जो स्वर आएगा वो असमान स्वर आएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि अगर हम समान स्वर करते हैं, ध्यान रखिएगा दीर्घ संधि का नियम है, समान करते हैं तो वहां दीर्घ संधि होगी। अकह सवर्णे दीर्घः, अकह सवर्णे दीर्घ, वो कहता है कि समान स्वर होने पर दीर्घ होगा। तो अगर यहाँ समान सेम टू सेम दोनों जगह सेम वर्ण आएंगे, सेम स्वर आएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? दीर्घ होंगे। तो जब समान नहीं होगा तो अपने आप क्या बच जाता है? असमान। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए ये प्रश्न हमारा क्लियर, ये वाला क्लियर, इसमें भी अच कैसा होना चाहिए? असमान होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, यण वर्ण कौन सा करें? सबसे बड़ा सवाल यण वर्ण। पहले तो ये क्लियर कीजिए यण कौन कौन से हैं? य, व, र और ल। कौन सा वर्ण करें? 4 वर्ण है साहब। अपन ने एक ढूंढ लिया, ई ढूंढ लिया। अब इसके ई के स्थान पर हमने कौन सा वर्ण करना है? हमें इन चारों में से। आप कहोगे सीधा कि सर यह करना है। क्या करना है? आप कहोगे कि सर यह करना है। तो मेरा अगला सवाल होगा यही वर्ण क्यों करें? यही क्यों करें? यही का मतलब यह कर रहे हो या वो कर रहे हो, जो भी वर्ण कर रहे हो, यही वर्ण क्यों करें? अब अगर आपके पास ये सवाल आता है तो इसका जवाब है उच्चारण सादृश्यात, या यूं कह लीजिए उच्चारण स्थान के बल से, ठीक है। उच्चारण स्थान आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना महत्वपूर्ण था उच्चारण स्थान। तो यहां उच्चारण स्थान आप पता कैसे लगाएंगे? तो देखिए पहले इन चारों वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे, फिर इन चारों वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे। जो सादृश्य होगा यानी समान होगा, सादृश्य का मतलब समान, ठीक है ना, इक्वल होगा दोनों में से, वो वर्ण आदेश होगा। तो आइए देखिए मैं यह बताता हूं ई, ठीक है, ऊ, री और री आपने ढूंढ लिया होगा वैसे तो यहां पर देखिए इचु यशा नाम तालु, ठीक है, इचु यशा नाम तालु। वो आगे क्या है? उपुप धमानिया नाम ओष्टव, ऋतुरसा नाम मूर्धा और ऋतुलसा नाम दंता, ठीक है। उच्चारण स्थान हमने निकाल लिए इन वर्णों के। अब इन वर्णों के भी निकालने पड़ेंगे ना। तो आगे देखिए य, व, र और ल, ठीक है। य का उच्चारण स्थान क्या होता है? इचु यशा नाम तालु। हमने सूत्र क्या लिखा देखिए यहां पर, इचु यशा नाम
ई भी आ रहा है, यह भी आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तालु। यहाँ पर देखिए उपुपधमा निया नाम ओष्टव, यहाँ पर उ आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका क्या होगा उच्चारण स्थान, वकार से दंतोष्टम, यहाँ पर लिख देता हूँ दंतोष्टम, इसका दंतोष्टम। तो यहाँ ओष्ठ तो आ रहा है ना, ठीक है, वकार से, यानी दो उच्चारण स्थान है तो एक तो मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया दंतोष्टम। वकार से दंतोष्टम ये सूत्र है, दंतोष्ट इसका उच्चारण स्थान है, दंतोष्ट में ओष्ठ यहाँ पर मेच हो रहा है और इसका भी ओष्ठ मेच हो रहा है, ठीक है। र का उच्चारण स्थान क्या था अपने पास में, री का, ऋतु रसाणाम, मूर्धा। तो यहाँ री का क्या था, मूर्धा, और यहाँ र का क्या था, मूर्धा। तो आपको ये भी अचरज होगा कि इतना मतलब वैज्ञानिक ढंग से कैसे, तो पाणिनि जी जो व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता हुए हैं, ठीक है ना, आचार्य हुए हैं, उन्होंने इतना वैज्ञानिक ढंग से इसको समझाया है। अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो प्रॉपरली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आपका प्रत्याहार यानी माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, उसके बाद आपकी संधि आती है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे। आगे ल की बात करते हैं, ऋतु लसानाम दंताः। तो यहां पर देखिए ली और ल, ठीक है, तो क्या हो गया दंताः। तो आप ये नहीं कह सकते सर, क्या नहीं कह सकते कि ई के स्थान पे ये कर दो, उ के स्थान पे वो कर दो, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, उच्चारण स्थान की दृष्टि से फिर आप कह सकते हो, फिर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर आदेश क्या होना है, इक के स्थान पर ये आदेश होना है। आपको मैं थोड़ा हट करके एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए हिंदी की दृष्टि से य, र, व, ल, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर हम ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, इसको यूँ आदेश कर दें, तो ध्यान रखिए हिंदी में य, र, व, ल होता है। अगर आप ऐसे करने बैठेंगे तो मुझे ये बताइए ज़रा कि ई, उ, री और री, तो फिर तो उ के स्थान पे क्या हो जाएगा, र आदेश होना चाहिए, ठीक है। री के स्थान पे क्या आदेश होना चाहिए, वो आदेश होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा ना। तो इस बात को ध्यान रखिए, उच्चारण स्थान के सादृश्य से ही, ठीक है, क्या आदेश होंगे, य, व, र, ल। तो आई थिंक ये 4 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और यही 4 प्रश्न आपको हर एग्जाम्पल में फॉलो करने हैं, ठीक है। तो आइए अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए आगे और एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। आप सभी विद्यार्थी जो है इसको नोट भी कर ले साथ के साथ, क्योंकि मैंने आपको ये कहा नहीं कि आप नोट करें, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट बिना कहे नोट कर लेता है, ठीक है। तो आप सभी अच्छे स्टूडेंट हैं और आपने नोट कर लिया होगा, नहीं भी किया है तो मैं कह रहा हूँ कर ले, ताकि आपको फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमने ई को यह आदेश कर दिया, अभी समझा, तो ऊपर से वर्ण जो सारे थे वो उतार लीजिए वैसे कि वैसे। इधर में कोई चेंज नहीं हुआ है, ध्यान रखना। 2 संधियां हैं, एक बता देता हूं आपको, यण संधि है और अयादि संधि है, जो दोनों ही आपके सिलेबस में है। यहाँ दोनों ही संधियों में पूर्व पद में परिवर्तन होगा, ठीक है ना, पूर्व पद में ही परिवर्तन होगा, इधर ही परिवर्तन होगा, इधर कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। और आपकी जो गुण वृद्धि, ठीक है ना, ध्यान रखिए, गुण और जो वृद्धि है, ठीक है, दीर्घ है
या और कोई संधियां हैं जो है, तो उनको दोनों पदों के स्थान पे, दोनों पदों में परिवर्तन होगा, मतलब दोनों पदों के स्थान पर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आइए यहां पर देखते हैं, उ प आ स य और अ। एक बार मिला लेते हैं। स में उ मिला सु, ध आधा है, य आधा है लेकिन उ मिल गया। ठीक है, प में आ मिला पा आधा, स य आधा और अ मिल गया, शुद्ध्युपास्यः। ये आपका रूप बन गया है। ठीक है, तो ये तो हमने किसका उदाहरण समझा, ई का उदाहरण समझा। तो आगे और भी तो वर्ण हैं, उनके उदाहरण समझ लेते हैं। तो आइए इसको मैं क्लियर कर देता हूं इधर से। देखिए ई का उदाहरण देखा, आगे देखिए उ का, मधुधन अरिहि। वही ये नियम फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम जब भी इनको सॉल्व करने बैठे तो यहाँ पर देखिए अलग अलग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक ढूंढेंगे, मिल गया हमें। इधर हमारी शर्त कंप्लीट हो रही, क्या अच्छी है, क्या है साहब, तो इसको अलग निकाल लो। अब इसके स्थान पे क्या आदेश करें, य करें, र करें या ल करें या वो करें। तो आपने अभी जस्ट पढ़ा कि वो आदेश होगा, क्यों, क्योंकि वकार से दंतोष्टम और उपउपधमान या नामोष्ट दोनों में उच्चारण स्थान सेम है, तो वो आदेश करेंगे यहाँ पे। मिला लेंगे। अब म में अ, म कंप्लीट, ध है, ठीक है, ध आधा है, वो में अ, वो कंप्लीट, और र में ई मिला री, मध्वरी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो 2 एग्जाम्पल हो गए, आगे और देखते हैं। आगे देखिए, धात्रीधन अंशः। ठीक है, उदाहरण है धात्रीधन अंशः। इसको अलग करेंगे, ध आ त री शः। ठीक है, यहां पर एक ढूंढेंगे, ये लो री, शर्त के रूप में अ है अपने पास में, तो री को बाहर निकाल लेंगे आप। ठीक है, और री को बाहर निकालने के पश्चात आप देखेंगे कि यण वर्ण कौन सा करें। तो उच्चारण स्थान के हिसाब से ऋतु रसायन मूर्धा, तो इनमें से देखिए तालु, औष्टव, दंत, मूर्धा वाला र है, तो र आदेश करेंगे। ठीक है, र आदेश कर दिया इसके स्थान पर। अब आगे वर्ण लिख लीजिए। ये मैं इतना क्यों बता रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आए। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, आगे मिला लीजिए, ध में आ, धा, त और र। ध्यान रखिए, त और र संयुक्त वर्ण होते हैं। देखिए यहां मैं बता देता हूं, त र मिलकर त्र बनते हैं। ठीक है, क और श क्ष बनते हैं। ठीक है, ज य ज्य बनते हैं, यानी जिसे आप बोलते हो। ठीक है ना, आप श और र श्रब बनता है। तो इस प्रकार ऐसे एक तो वर्ण बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो त और र क्या बनेगा, त्र। ध्यान रखिए ये अधूरा है, बट यहाँ अ मिलते ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, अनुस्वार था शह, धात्रन श, इसको ध्यान से समझ लीजिए आप। ये आप कहीं इसको गलत तो आधा लिखें और र पूरा लिखें, ऐसा नहीं है, त्र बन जाएगा धात्रन शह। ठीक है, इसी प्रकार आप
पितृंशः, मातृंशः, ठीक है, आदि बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लृधन आकृति ही, लृधन आकृति ही, तो यहां पर देखिए अकेला वर्ण है लृ, ल आदेश करेंगे। आगे क्या है, आकृति ही, मिला देंगे लाकृति ही। बड़ा सिंपल है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ल में से आप, यहाँ पर देखिए कई बच्चे ऐसे करते हैं, लृ है ना, तो इसमें से क्या करेंगे, अलग करते समय ल और री निकाल के इसको र आदेश कर देंगे, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि लृ तो अपने आप में ही एक वर्ण है, तो इसमें से री कहाँ से निकालेंगे। आप इसकी मात्रा यूं देख करके री ना समझे, तो यहाँ लृ अपने आप में अलग है, तो लृ के स्थान पे ल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये कुछ वर्ण मतलब उदाहरण थे जो आपने देखे लाकृति की, जैसे ही लादेशः, ठीक है, लादेशः, लकारः इत्यादि आप रूप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हुआ संधि विच्छेद से संधि बनाना। अब एक सवाल छोटा सा ये हो जाता है कि सर संधि अगर आए तो हम कैसे पहचाने कि वहाँ यण संधि है, उसके विषय में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आगे, देखिए जैसे कोई एग्जाम्पल है आपके सामने, प्रति धन एकः, आपके सामने प्रति धन एकः है, सॉरी मैंने वापस से वैसे लिख दिया। हाँ, हम बात कर रहे थे जैसे कि स्वागतम है, ठीक है, ये पद है। अब इसको हम कैसे संधि विच्छेद करें, तो देखिए सबसे पहले इसको वर्ण विच्छेद ही आपको करना है। स आधा है, व में आ है, ठीक है, ग में अ है, त में अ है और अंत में म है। ठीक है, ऐसा आपने कर लिया। अब यहाँ देखिए आप, पहचान क्या है, ठीक है, यण संधि की पहचान है आपको विच्छेद में, ध्यान रखिएगा, विच्छेद आप वर्णों का विच्छेद करें, वहां पर य, व, र और ल ये वर्ण नजर आए, ध्यान रखिएगा, ये वर्ण आपको नजर आने चाहिए। ठीक है, अगर ये वर्ण आपको नजर आ रहे हैं और उसके बाद में क्या है आपका, जैसे आपके पास में कोई अगर स्वर नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, स्वर नजर आ रहा है। ठीक है, वापस से कह रहा हूं, य व र ल में से कोई एक वर्ण प्लस स्वर और उससे पहले व्यंजन, उससे पहले अगर कोई व्यंजन आपको नजर आ रहा है तो ध्यान रखिए वहां यण संधि है। जैसे यहां देखते हैं, स व्यंजन है, वो यण में से आ रहा है और आगे क्या है, स्वर है। ठीक है, तो अब हम कैसे सॉल्व करें, ये हमारी शर्त कंप्लीट हो गई। ये देखिए एक लॉजिकली है, ठीक है, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है कि आप ट्रिक समझे, ये सिर्फ एक अभ्यास से आता है कि हमें पता होना चाहिए कि कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यण है, तो अब इसको क्या करें, उल्टा करना है हमें। उल्टा कैसे करना है, ये किसके स्थान पे हुआ था, ई के, ये व के, ये री के और ये ल के स्थान पे हुआ था। तो अब ये इनके स्थान पे हुआ था, तो वही वर्ण हम लिखेंगे, वो है यहाँ पे, ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो वो के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, उ, और जस्ट प्लस लगा देंगे। जस्ट प्लस का मतलब धन, यानी कि तोड़ देना, उसको विच्छेद कर देना। ठीक है, आगे स, आगे जो वर्ण है एज इट इज लिख दिए। अब वापस इसको मिलाएंगे, स में उ, सु, आ, ग, त, म,
सुआगतम, ठीक है ना। तो ये आपका संधि विच्छेद बन गया सुआगतम और स्वागतम का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं, और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर देखिए, मैं अदर लिखता हूं यहां पर, जैसे कि आपका ये है यण, ठीक है, इसी को लेते हैं। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए य अ ण, बस इसमें यही है, छोटा सा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या कहा, पहले व्यंजन, मतलब पहले तो आप इनको फाइंड कीजिए, इनको फाइंड कर लीजिए। फाइंड किया आपने, कहाँ है, हाँ जी है, ठीक है। बाद में स्वर होना चाहिए, स्वर है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर है ही इतने वर्ण, तो इसका सवाल होता ही नहीं है। आपको भी सर व्यंजन आपने बताया था, तो भाई ये छोटा सा है वर्ण, ठीक है ना, इसमें तो फॉलो हो रहा है ना, इसमें नहीं हो रहा क्योंकि आगे वर्ण ही नहीं है अपने पास में, यही वर्ण है, ठीक है ना। तो अधिकतर आपको ये मिलेगा, ये तो छोटा है इस वजह से नहीं मिला। तो यहाँ पर य के स्थान पे क्या, मतलब उल्टा क्या करेंगे, ई, तो ई कर दिया हमने, ठीक है। और आगे क्या है, जस्ट प्लस लगा दिया, तो आपका ये संधि विच्छेद हो गया। ई धन अण, ई तो धातु है और अण प्रत्यय है, तब जाके ये अण बनेगा। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये उदाहरण था, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और कोई भी आपको ऐसा लगे कि नहीं ये समझ में नहीं आया, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ये आपकी यण संधि थी। फिर हम मिलेंगे सोमवार को अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।